नमस्कार, एक्वाकल्चर गुरु में आप सभी लोगों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आरएएस की सीरीज़ में आज का टॉपिक है यूवी स्टेरिलाइजेशन, यानी कि अल्ट्रा वायलेट विसंक्रमण, कीटाणु शोधन। तमाम तरह के यूवी स्टेरिलाइजेशन यूनिट्स आती हैं जो विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार लोग लेते हैं और अपने आरएएस में लगाते हैं। जलीय कृषि क्षेत्र में जलीय प्रजातियों की स्वास्थ्य और विकास के लिए इष्टतम जल गुणवत्ता बनाए रखना ये सर्वोपरि होता है। इसे प्राप्त करने के लिए रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम में नियोजित प्रमुख तकनीकों में से एक कल्चर वाटर का यूवी स्टेरलाइजेशन है। यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट का हिंदी पराबैंगनी, जो हमारी विजिबल रेंज है, जिसे हम देख सकते हैं, उसके पीछे वाली रेंज होती है। यूवी विसंक्रमण पानी में मौजूद हानिकारक रोगजनकों, बैक्टीरिया, वायरस और शैवाल को प्रभावी ढंग से खत्म करने के लिए पराबैंगनी प्रकाश की शक्ति का उपयोग करता है, जिससे बीमारी फैलने का खतरा कम हो जाता है और जलीय जीवों के लिए एक स्वस्थ वातावरण को बनने में बढ़ावा मिलता है। यूवी विसंक्रमण पराबैंगनी प्रकाश के संपर्क के माध्यम से सूक्ष्म जीवों के डीएनए को बाधित करने के सिद्धांत पर काम करती है। जैसे ही पानी यूवी विसंक्रमण इकाई से होकर गुजरता है, यह यूवी सी प्रकाश के संपर्क में आता है, जिसका तरंगदैर्घ्य 254 नैनोमीटर के आसपास होना चाहिए। यह तरंगदैर्घ्य रोगजनकों की कोशिकाओं में प्रवेश करने और उनके डीएनए को नुकसान पहुंचाने में अत्यधिक प्रभावी होता है, जिससे वे अपनी कॉपी बनाने में असमर्थ हो जाते हैं। इन सूक्ष्म जीवों को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय करके यूवी विसंक्रमण एक स्वच्छ और रोग मुक्त जलीय वातावरण बनाए रखने में बहुत मदद करता है। तो शुरुआत करते हैं। हियर वी गो टू आवर फर्स्ट स्लाइड। यूवी कीटाणु शोधन पानी में मौजूद हानिकारक रोगजनकों, परजीवियों और सूक्ष्म जीवों को खत्म करने के लिए पराबैंगनी प्रकाश का उपयोग करता है। आरएएस में जहां पानी लगातार प्रसारित और पुनः उपयोग में लाया जाता है, बीमारी फैलने और माइक्रोबियल संदूषण का खतरा बढ़ जाता है। यूवी कीटाणु शोधन इन खतरों के खिलाफ एक शक्तिशाली बाधा के रूप में कार्य करती है, जिससे मछली के विकास के लिए एक स्वस्थ और अनुकूल वातावरण सुनिश्चित होता है। अमलगम कम दबाव उच्च आउटपुट यूवी लैंप, यानी कि एलपीएचओ, इस तरह का लैंप इस्तेमाल में लाना चाहिए, जिससे 254 नैनोमीटर पर मोनोक्रोमैटिक यूवी विकिरण प्रदान हो, जो आमतौर पर जलीय कृषि में कीटाणु शोधन और ओजोन अवशेषों को नष्ट करने के लिए सिस्टम पर लागू किया जाता है। यूवी कीटाणु शोधन बैक्टीरिया, वायरस और कवक सहित इन रोगजनकों को प्रभावी ढंग से लक्षित और बेअसर करता है, जिससे मछली आबादी के बीच रोगजनक सूक्ष्म जीवों के रोग संचरण का महत्वपूर्ण खतरा कम होता है। ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जिन्हें आप आवश्यकता के अनुसार लेते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। ये फ्लो रेट पर निर्भर होना चाहिए। यूवी कीटाणु शोधन आने वाले जल स्रोतों या बाहरी स्रोतों के माध्यम से सिस्टम में रोगजनकों की संभावित प्रवेश को कम करके जैव सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक बहुत सक्रिय उपाय है। इसके लिए हमको प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा, रिएक्टिव नहीं, यानी पहले से तैयार रहना चाहिए हमको। रासायनिक निर्भरता में कमी। यूवी कीटाणु शोधन जल उपचार के लिए रासायनिक कीटाणु शोधन पर निर्भरता कम करके पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में और पारिस्थितिक स्थिरता सुनिश्चित करने में एक स्थायी विकल्प प्रदान करता है। यहाँ विकिरण है, जिसकी वजह से हम पानी का शोधन कर लेते हैं, हमें किसी केमिकल की ज़रूरत नहीं पड़ती और उनके हानिकारक प्रभाव से हम बचे रहते हैं। यूवी कीटाणु शोधन कार्बनिक पदार्थ, शैवाल और निलंबित कणों को खत्म करके पानी की स्पष्टता और शुद्धता बनाए रखने में बहुत मदद करता है, जिससे जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, यानी कि बीओडी, कम हो जाती है और समग्र जल गुणवत्ता मानकों में एक अच्छा खासा सुधार होता है और पानी बिल्कुल शुद्ध और बेहतरीन रहता है। मछली के लिए बिल्कुल बढ़िया माहौल, और वो अच्छी तरह से ग्रो करती हैं।
यूवी कीटाणुशोधन जल विनिमय की आवृत्ति और जल उपचार प्रक्रिया में मैनुअल हस्तक्षेप की आवश्यकता को कम करके परिचालन दक्षता बढ़ाता है। सब चीज़ सुचारू रूप से चलती है। इससे लागत बचत, ऊर्जा दक्षता और सिस्टम के भीतर सुव्यवस्थित संचालन होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यूवी स्टरलाइजेशन प्रक्रिया ये एक तरह से इंडिस्पेंसिबल है, यानी कि अपरिहार्य है। इसका इस्तेमाल आपको करना ही पड़ेगा। बैक्टीरिया और वायरस आकार में भिन्न होते हैं, जिन्हें प्री अल्ट्रा निस्पंदन डिज़ाइन करते समय ध्यान में रखना चाहिए, जो पानी से बड़े आकार के बैक्टीरिया और वायरस को हटाने में सक्षम हो। यूवी उपचार और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन दोनों संयुक्त रूप से बीमारी के खिलाफ एक डबल बैरियर बनाने में सक्षम हैं, क्योंकि वे एक दूसरे के पूरक हैं। सामान्य नियम यह है कि पूर्व निस्पंदन 40 माइक्रोन और 3 NTU तक के मैलापन का होना चाहिए, यानी कि नेफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट जो है वो 3 के आसपास हो। ये यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि 250 से लेके 10 NTU जो है वो किस तरह से दिखेगा। पानी की टर्बिडिटी कैसे कैसे बढ़ती जाती है जैसे जैसे NTU बढ़ता जाता है। ये टर्बिडिटी को नापने की एक यूनिट है। अलग अलग रिएक्टर कॉन्फ़िगरेशन द्वारा वितरित यूवी खुराक और प्रदर्शन अनुपात में अलग अलग जल यूवी संचरण और प्रवाह दर के साथ अलग अलग यूवी लैंप की तीव्रता और उतार चढ़ाव होगा। इसलिए आपके सिस्टम में कौन सा यूवी लैंप लगा है, क्या प्रवाह है, इन सब को ध्यान में रख करके ही उसका चयन करना चाहिए, ताकि वो बिल्कुल प्रभावी बना रहे और उसका जो आउटपुट हो अमलगम कम दबाव वाले उच्च आउटपुट यूवी लैंप यानी LPHO का उपयोग करके एक कुशल कीटाणु शोधन 15 मिलीजूल पर सेंटीमीटर स्क्वायर की यूवी खुराक से ऊपर 253.7 नैनोमीटर पर मोनोक्रोमेटिक यूवी विकिरण प्रदान करता है। जबकि हाइड्रोलिक दक्षता सुनिश्चित करने का मतलब कक्ष से गुजरने वाले सभी संभावित रोगजनकों को इष्टतम और समान यूवी की डोज मिले और उसमें जो दबाव है उसकी कमी ना होने पाए। इसलिए हम देखते हैं कि यूवी स्टरलाइजेशन कितना ज़रूरी है। इसे हर सेटअप में लगना चाहिए। यूवी कीटाणु शोधन प्रणाली के परिचालन अनुकूलन पर विचार करना लागत, दक्षता, समय की बचत और बढ़ी हुई सुरक्षा जैसे कई कारकों के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसलिए इसका ऑप्टिमाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। मतलब सिस्टम तो लग गया, लेकिन क्या वो बेहतर तरीके से चल रहा है कि नहीं, इस पर लगातार आपको नज़र रखनी पड़ेगी कि इसमें यूवी की तीव्रता कितनी है, प्रवाह दर क्या है, लैंप के परिचालन घंटे क्या हैं, यूवी की खुराक क्या है। व्यक्तिगत यूवी लैंप का प्रदर्शन अलग अलग हो सकता है ना। चैम्बर का तापमान की निगरानी, ये सब किसी PLC द्वारा किया जाना चाहिए। और सही खुराक देना बहुत ज़रूरी है, और वो खुराक देना भी बहुत ज़रूरी है, और उसकी पेसिंग भी बहुत ज़रूरी है कि वो लगातार उस खुराक पर चलता रहे। ऑप्टिमाइज़ तो आपने कर लिया है, लेकिन लगातार डोज आपको देखनी पड़ेगी कि सही डोज जो है वो लगातार जाती रहनी चाहिए। इसके लिए तमाम मेंटेनेंस की व्यवस्था है, जिसके बारे में हम अभी आपको बता रहे हैं। तो करेक्ट डोज देना बहुत ज़रूरी है और लगातार देना बहुत ज़रूरी है। मेंटेनेंस जो है उसमें देखिए तरह तरह के मेंटेनेंस आते हैं। रूटीन मेंटेनेंस है, प्लान्ड मेंटेनेंस है, करेक्टिव मेंटेनेंस है और प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस है। इन सब के बारे में आपको अच्छी तरह से ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि प्रभावी यूवी कीटाणु शोधन के लिए निर्माता की सलाह के अनुसार ही यूवी प्रणाली के निर्धारित रखरखाव की आवश्यकता होगी। जैसा आपका मैन्युफैक्चरर बोलेगा वैसा आपको करना होगा, क्योंकि यूवी लैंप के ऊपर एक क्वार्ट्ज ग्लास की स्लीव भी चढ़ी होती है। ये डायरेक्ट पानी के संपर्क में लैंप नहीं आता है। ये क्वार्ट्ज ग्लास जो है ये 93% जो है लाइट को बाहर जाने देता है, सिर्फ 7% रोकता है। तो इसको समय समय पे निकालना पड़ेगा आपको, और इसे अच्छी तरह से साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाह्य सतह पर अगर गंदगी आ जाएगी तो आप तो सोचेंगे बढ़िया चल रहा है, लेकिन वो प्रकाश बाहर आ नहीं रहा है, तो वो इफेक्टिव है नहीं। तो इस तरह से अगर यूवी लैंप की सुरक्षा करने वाले इस क्वार्ट्ज स्लीव्स पर जमाव हो जाएगा तो यूवी प्रणाली अपने इष्टतम कीटाणु शोधन की क्षमता खो देगी। इसलिए ऑटो क्लीन जो है सिस्टम है वो भी अगर इसमें लगा हो तो वो बहुत अच्छी बात होगी।
निर्माता और ऑपरेटर के बीच उचित बातचीत होती रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपातकालीन स्थिति में पूर्ण तकनीकी सहायता की ज़रूरत पड़ेगी और जो आपूर्ति करता है वो अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है इस समय। आवश्यकताओं को निर्धारित करने से लेकर चल रही परिचालन प्रक्रिया तक पूरी प्रक्रिया में व्यापक समर्थन जो है वो मैन्युफैक्चरर का होना चाहिए। तो सपोर्ट हो 24/7। आप फ़ोन करें तो वो जवाब दे और उसका निदान बताए, और अगर ज़रूरत पड़े तो अपने आदमियों को भी भेजें ताकि आपके यूवी स्टरलाइजेशन का बेहतर तरीके से रिपेयर या मेंटेनेंस हो सके। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये कितना ज़रूरी है, इसीलिए इसको इंडिस्पेंसिबल कहा जाता है। तो ये रहा यूवी स्टरलाइजेशन के बारे में, और अभी बहुत से और टॉपिक हैं जिनको लेकर हम लोग आने वाले हैं। तो इस वीडियो से अगर आपने कुछ महत्वपूर्ण हासिल किया है, कुछ सीखा है, कुछ नया सीखा है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जल्दी ही मिलते हैं अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।